हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है किसी का फ़ायदा हो सकता है तो ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF के बारे में। IVF एक नई टेक्निक है इनफर्टिलिटी के केसेस में ट्रीटमेंट के लिए। IVF कब और कैसे शुरू हुआ? IVF की हिस्ट्री का एक प्राउड इंडियन एंगल। IVF किन केसेस में किया जाता है? IVF की कॉस्ट क्या होती है? IVF में सक्सेस के क्या चांसेस होते हैं? और सबसे आखिरी में, हमारे देश में जहां तकरीबन 2 करोड़ बच्चे अनाथ हैं जिनको एक फैमिली की सख्त ज़रूरत है, और वहीं पर IVF इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्या ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जस्टिफाइड हैं? आपके व्यूज़ क्या हैं, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मल प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन का होता है वो महिलाओं के यूट्रस में फेलोपियन ट्यूब नाम का एक प्लेस होता है जहाँ पर कि फर्टिलाइजेशन होता है। कभी कभी किसी वजह से अगर फर्टिलाइजेशन नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहा है, कोई महिला अगर नॉर्मल तरीके से कंसीव करने में असमर्थ है, तो ऐसे केसेस में IVF के लिए एक रोल होता है, IVF का एक रोल देखा जाता है। और बहुत बार आपने देखा होगा आपके आसपास या आपके छोटे बच्चे, या कभी जब आप बच्चे रहे होंगे तो आपने अपने पेरेंट्स से ये सवाल किया था क्या कि बच्चे कहाँ से आते हैं। तो उसका एक आसान तरीका, जो कि पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, हम कह सकते हैं कि बच्चे लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं और उसके बाद माँ के पेट में डाल दिए जाते हैं। IVF भी तकरीबन एक ऐसा ही जादू है। IVF सबसे पहले शुरू किया था UK में, एक बच्चा पैदा हुआ था 1978 में, और तकरीबन उसके 67 डेज़ बाद इंडिया में भी एक बच्चा IVF टेक्निक से पैदा हुआ था। लेकिन हमारे देश में होने वाली रेड टेपिज्म के चलते उस बच्चे को या उस गायनेकोलॉजिस्ट को उस टाइम रिकग्निशन नहीं मिला था, और बाद में तकरीबन 2002 में उस एक्सपेरिमेंट को रिकग्नाइज़ किया गया और उन साइंटिस्ट का नाम या उन डॉक्टर का नाम सामने आया था जो कि उस बच्चे के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अगर आप वो जानते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से इंडिकेशंस हैं जहाँ पर कि IVF की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला और सबसे मेजर कारण जो IVF के केसेस में होता है वो होता है ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी, या जिन महिलाओं के ट्यूब्स में कोई डैमेज होता है, ट्यूब्स ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, ऐसे केसेस में IVF बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है, क्योंकि ट्यूब्स का जो फंक्शन होता है फर्टिलाइजेशन का, उस फंक्शन को बाईपास करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शरीर से बाहर एक टेस्ट ट्यूब में कराया जाता है, जिसको कि टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, या कुछ केसेस में ये पेट्री डिश में कराया जाता है। दूसरे नंबर पर वे केसेस जहाँ पर कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। मेल फैक्टर यानी कि अगर किसी पुरुष के सीमन में स्पर्म की काउंट्स कम है या स्पर्म की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और कुछ ऐसे केसेस जहाँ पर कि स्पर्म की संख्या बिल्कुल ज़ीरो है, ऐसे केसेस में IVF से सफलता प्राप्त की जा सकती है। तीसरे नंबर पर केसेस आते हैं एंडोमेट्रियोसिस के, जहाँ पर कि गर्भाशय का जो ब्लड फ्लो है और गर्भाशय का साइज़ है काफ़ी बढ़ जाता है, और उसकी वजह से नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आती है, तो ऐसे केसेस में IVF से फ़ायदा हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का ही एक दूसरा रूप होता है बायलैटरल चॉकलेट सिस्ट, या ओवरीज में गांठें होती हैं जिनमें कि ब्लड भर जाता है। ऐसे केसेस में भी ओवुलेशन और कंसेप्शन में दिक्कत आती है, और इन केसेस में IVF का सहारा लिया जा सकता है। पाँचवें नंबर पर वे केसेस आते हैं जहाँ पर कि एंडोमेट्रियम या गर्भाशय की जो झिल्ली है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है, अच्छे से नहीं बढ़ रही है। वहाँ पर IVF और अगर ज़रूरत पड़े तो सरोगेसी के ज़रिए प्रेगनेंसी को अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा छठे नंबर पर वे केसेस आते हैं जहाँ पर किसी महिला के ओवरीज में अगर एग का रिजर्व प्रॉपर नहीं है, एग्स की संख्या कम है, तो ऐसे केसेस में भी IVF का सहारा लिया जा सकता है। और सातवें और आखिरी नंबर पर वे केसेस आते हैं जो कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के होते हैं, यानी तकरीबन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में 10 से 20% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि कोई भी कारण इनफर्टिलिटी का नहीं समझ आता है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं अचीव होती। ऐसे केसेस में IVF द्वारा कोशिश करके प्रेगनेंसी को अचीव किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि IVF में सक्सेस रेट क्या होता है, यानी कि IVF प्रोसीजर के बाद कोई भी कपल कितने % केसेस में एक स्वस्थ बच्चे को अपने घर ले जाने में सक्षम रहते हैं, जिसको कि टेक होम बेबी रेट कहा जाता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है, यानी कि अगर कोई कपल हेल्दी है
फिजिकली और सेक्सुअली, फिर भी एक पर्टिकुलर साइकिल में जो कंसेप्शन के चांसेस होते हैं वो 15 से 20% ही होते हैं। और IVF के केसेस में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हम रेगुलेट कर लेते हैं, उसके बावजूद टेक होम बेबी रेट अच्छे से अच्छे क्लिनिक में तकरीबन 30 से 40% तक ही देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि IVF कराने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी होने की और बच्चा होने की एक गारंटी हम आपको दे सकते हैं, लेकिन IVF बहुत सारे केसेस में एक चमत्कार की तरह होता है। अब बात करते हैं कि IVF की कॉस्ट क्या होती है। IVF एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किसी भी महिला के ओवरीज में एग बनाने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। एग को रिट्रीव करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपको एक लैब का बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है, जिसमें कि आप एक फर्टिलाइजेशन कराते हैं स्पर्म से, और उसको ग्रो करने के लिए एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। तो इन सारे खर्चों की वजह से IVF की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। और हमारे यहाँ हमारे आसपास के क्षेत्र में तकरीबन 1 लाख रुपए पर महीने की जो कॉस्ट होती है वो पर साइकिल देखी जाती है। कुछ केसेस में अगर कोई एडिशनल प्रोसीजर है तो कॉस्ट कुछ ऊपर भी जा सकती है, और कभी कभी कुछ केसेस में फ्रोज़न एम्ब्रियो या फ्रोज़न एग का इस्तेमाल करने से कॉस्ट को कुछ कम भी किया जा सकता है। पर आमतौर पर जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए पर महीने तक आती है। और जैसा कि मैंने बताया, सक्सेस रेट 100% नहीं होने की वजह से किसी भी कपल में 3 से 6 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। और वीडियो के एंड में यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात को शेयर करना चाहती हूँ। हमारे देश में तकरीबन 2 करोड़ बच्चे अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, जिनको कि एक अच्छी फैमिली, एक टेंडर लविंग केयर की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पर IVF इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज की डेट में या 2018 के एक डाटा के हिसाब से IVF इंडस्ट्री का जो साइज़ था वो तकरीबन 18,000 मिलियन US डॉलर का था, और एक अनुमान के हिसाब से ये तकरीबन अगले 4 साल में 2026 तक इसके 25,000 मिलियन US डॉलर तक जाने की उम्मीद है। तो जहाँ पर एक तरफ कुछ बच्चे बिल्कुल बेसिक केयर से महरूम हैं, वहीं पर एक जेनेटिकली अपना बच्चा लेने के लिए IVF इंडस्ट्री को इतनी ज़्यादा महत्व दी जा रही है, इतना ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और एक ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स है। तो कहाँ पर ये चीज़ें जस्टिफाइड हैं? आपके विचार इसके बारे में क्या हैं? ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।